सभी को शुभकामनाएं। मैं ने फोन लाट हूँ, जो कि म्यांमार संघ गणराज्य की राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक प्रवक्ता हूँ। हम इस नियमित कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसका उद्देश्य जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश प्रदान करना है। यह कार्यक्रम न केवल अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ प्रसारित होता है, बल्कि चीनी, जापानी, थाई, कोरियाई और हिंदी सहित कई भाषाओं में वॉइस ओवर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय एकता सरकार मांडले क्षेत्रीय संसद के अध्यक्ष यू आंग क्यावू के परिवार के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करती है, जिनका मंडले के ओबो जेल में उनके अनुचित कारावास के दौरान निधन हो गया। दुर्भाग्यवश सैन्य शासन के नियंत्रण में जेलों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और दमनकारी परिस्थितियों के कारण राजनीतिक बंदियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। मंडले के ओबो जेल में 2024 के अक्टूबर और नवंबर महीनों में 3 प्रमुख व्यक्तियों का दुखद निधन हुआ। मंडले क्षेत्र के मुख्यमंत्री डॉक्टर जो मिंट मोंग, विद्युत और ऊर्जा मंत्री यूविन खाइन और राजनीतिक बंदी को सीन लिन, जिन्हें इनगे ले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह भी रिपोर्ट किया गया है कि उसी ओबो जेल में मार्च 28 को हुए सगाइन भूकंप और चिकित्सा उपचार में हुई देरी के बाद 50 से अधिक राजनीतिक बंदियों ने अन्यायपूर्ण रूप से अपनी जान गंवा दी। राष्ट्रीय एकता सरकार राष्ट्रपति यू विन मिंट और राज्य सलाहकार आंग सान सूची सहित राष्ट्रीय नेताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करती है, जो सैन्य शासन द्वारा अनुचित रूप से कैद किए गए हैं और उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित हैं। यह चिंता उन सभी राजनीतिक कैदियों तक भी जाती है, जिनके जीवन समान रूप से खतरे में हैं। राष्ट्रीय एकता सरकार इस बात पर जोर देती है कि सैन्य शासन के नियंत्रण में हिरासत केंद्रों के भीतर जेल अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को राजनीतिक बंदियों पर किए गए अमानवीय व्यवहार और दमनकारी कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता सरकार सगाइन संघीय इकाई हुताव की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपनी हार्दिक बधाई प्रकट करती है। 25 जून 2025, जो कि म्यांमार कैलेंडर के 1387वां वर्ष की पहली वैक्सीन तिथि के अनुरूप है, को अपनी 5वीं नियमित सत्र के दौरान संसद ने सगाइन संघीय इकाई के अंतरिम संघीय संविधान को सफलतापूर्वक अनुमोदित और अधिनियमित किया। फेडरल डेमोक्रेटिक चार्टर के अनुभाग 52 अध्याय 8 भाग 2 के अनुसार सगाइन संघीय इकाई हुताव ने सगाइन संघीय इकाई के भीतर सार्वजनिक कल्याण के लिए एक अधिक मजबूत विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे की स्थापना का लक्ष्य रखा है। संघीय सरकार, राष्ट्रीय एकता सरकार और क्षेत्रीय क्रांतिकारी ताकतों के साथ निकट सहयोग करते हुए संसद ने सफलतापूर्वक अंतरिम संघीय संविधान का मसौदा तैयार किया है। यह उपलब्धि सगाइन संघीय इकाई सरकार के आसन्न निर्माण के लिए आवश्यक आधार को स्थापित करती है। अंतरिम संघीय संविधान के अधिनियमित अध्याय 18 संघीय सरकार और संघीय इकाई सरकारों के बीच शक्ति के पृथक्करण और उपयोग के मामले को संबोधित करता है। यह संघीय अधिकार, संघीय इकाई अधिकार, संयुक्त अधिकार और स्वशासित क्षेत्रों की स्वायत्तता के लिए रूपरेखाएं पेश करता है, जो 4 संरचित चार्टों के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुत किए गए हैं। यह सावधानी पूर्वक तैयार किया गया दृष्टिकोण न केवल वर्तमान क्रांतिकारी अवधि के लिए बल्कि भविष्य में संघीय लोकतांत्रिक संघ की स्थापना के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय एकता सरकार संघीय इकाइयों और संघीय सरकार के बीच आपसी पहचान और सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देती है। ऐसी राजनीतिक परंपराओं को उनकी स्थायी स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से विकसित किया जाना चाहिए। आतंकवादी सैन्य समूह जनता की इच्छाओं के विपरीत एक अवैध दिखावटी चुनाव कराने की योजनाओं को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार इस धोखाधड़ी वाले चुनाव में भाग लेने के लिए पंजीकृत राजनीतिक दल वे हैं जिनके पास सार्वजनिक समर्थन का अभाव है, जैसा कि 2020 के आम चुनाव के दौरान संघीय संसद में 10% सीटें भी सुरक्षित करने में उनकी असमर्थता से स्पष्ट होता है, भले ही वे मिलकर कोशिश करें। इस बीच जनता के व्यापक समर्थन वाले राजनीतिक दलों को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित रूप से दबाया गया है। राष्ट्रीय एकता सरकार अपने रुख को दोहराती है और इस दिखावटी चुनाव के प्रति अपने दृष्टिकोण पर जोर देती है, जो केवल सार्वजनिक वैधता से रहित दलों के साथ एक झूठी छवि स्थापित करने का प्रयास है।
अवैध सैन्य शासन, जो अवैध रूप से सार्वजनिक शक्ति पर कब्जा करने का प्रयास करता है, को चुनाव कराने का अधिकार या वैधता नहीं है। 2020 के आम चुनाव के परिणाम राजनीतिक रूप से वैध बने हुए हैं और उन परिणामों के तहत स्थापित विधायी और कार्यकारी निकायों की कानूनी स्थिति दृढ़ बनी हुई है। जनता की इच्छाओं के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध चुनाव आयोजित करने का कोई भी प्रयास न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि जनता की संप्रभुता को हड़पने का एक अवैध प्रयास है। 30 मार्च 2021 को पिएदा उंगसुहलुताव का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति CRPH ने संविधान के खारिज होने की आधिकारिक घोषणा की, जिससे सैन्य शासन द्वारा उस ढांचे के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को अमान्य और अवैध करार दिया गया। सैन्य शासन द्वारा प्रस्तावित अवैध दिखावटी चुनाव म्यांमार के वर्तमान संकट का समाधान नहीं है। क्रांतिकारी ताकतें अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में संघीय लोकतांत्रिक चार्टर और अपने राजनीतिक रोडमैप का दृढ़ता से अनुसरण कर रही हैं। राष्ट्रीय एकता सरकार समस्त जनता से आग्रह करती है कि वे सैन्य शासन के धोखाधड़ी वाले चुनाव प्रयासों का विरोध करें और उसमें भागीदारी से बचें। सैन्य शासन, जिसे अवैध दिखावटी चुनाव आयोजित करने की योजना बनाते हुए पाया गया था, ने शांति मंच जैसे मंच को भी संगठित किया, जो केवल शांति के नाम पर प्रचारक गतिविधि थी। शांति शब्द का उपयोग केवल प्रचारक औजार के रूप में किया गया था, जहां सैन्य शासन ने अपने समर्थकों के एक चयनित समूह के साथ प्रदर्शनात्मक चर्चा की। इस दौरान शासन ने जनता के खिलाफ व्यवस्थित रूप से निर्दयता, दमन और जन हत्याओं को जारी रखा। सगाइन भूकंप के बाद 28 मार्च से 20 जून तक शासन ने पूरे देश में अत्यधिक 982 हवाई हमले किए। इन हवाई हमलों में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 608 नागरिकों की मृत्यु हुई और 1308 लोग घायल हुए। अस्पतालों और स्कूलों को भी इन हमलों में निशाना बनाया गया और विनाश किया गया। सच्ची शांति केवल सैन्य तानाशाही के उन्मूलन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जो ऐसे क्रूर और दमनकारी कार्यों का मूल कारण है। इसलिए राष्ट्रीय एकता सरकार समस्त जनता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आग्रह करती है कि वे न केवल आतंकवादी सैन्य समूह द्वारा आयोजित दिखावटी चुनावों का विरोध करें, बल्कि उनके द्वारा आयोजित झूठे शांति प्रक्रियाओं और उसमें भाग लेने वालों का भी विरोध और प्रतिरोध करें। सैन्य शासन के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर लक्षित हमलों के जवाब में राष्ट्रीय एकता सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षित अस्पताल, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य मुक्त क्षेत्रों में जनता को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह अभियान अपनी प्रारंभिक लक्ष्यों को काफी हद तक पार कर गया। प्रत्येक प्रतिभागी के अद्भुत योगदान को रेखांकित करता है, जिनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त अस्पताल निर्माण का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जो प्रभावित समुदायों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है। राष्ट्रीय एकता सरकार के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 2025 का दिशा निर्देश नंबर 1/2025 जारी किया, जिसमें मुक्त क्षेत्रों में संचालित स्कूलों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया गया, ताकि सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकें। इन सावधानियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को स्कूल सत्र के दौरान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न खोना पड़े। स्कूलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के प्रयास जारी हैं और इन उपायों की प्रगति के आधार पर उन्हें पुनः खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त छात्रों को सुरक्षित वातावरण में सीखने में सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय शीघ्र ही सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित शिक्षा धन जुटाने का अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय हर किसी से इस पहल में सहयोग और योगदान करने की प्रबल इच्छा व्यक्त करता है। कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। क्रांति निस्संदेह विजयी होगी।